नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करता है। आज अपन पढ़ेंगे इस वाले वीडियो में सरफेस केमिस्ट्री में कॉलोइडी विलयन के गुणधर्म। उसमें अपन ने काफ़ी कुछ गुणधर्म जो है पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब अपन इसके कुछ अलग जो गुणधर्म है वो पढ़ेंगे, जैसे कि कॉलोइडी विलयन का स्कंदन या अवक्षेपण, यानी कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन, यानी इनके बारे में अपन पढ़ेंगे किस प्रकार से कॉलोइडी कण जो होते हैं वो स्कंदित हो जाते हैं। होता क्या है बच्चों, जब हम कॉलोइडी विलयन में किसी उचित विद्युत अपघट्य को डालते हैं तो विद्युत अपघट्य की उपस्थिति के कारण, क्योंकि विद्युत अपघट्य क्या होता है, उसमें आयंस होते हैं, वो आयनों के रूप में होता है। और जब आयंस किसी कॉलोइडी विलयन में डालते हैं तो कॉलोइडी विलयन जो होते हैं उसके कण भी आवेशित होते हैं, उन पर कोई ना कोई आवेश पाया जाता है, या तो उन पर ऋण आवेश होता है या उन पर धन आवेश पाया जाता है। तो आवेशित कॉलोइडी विलयन में जब उचित विद्युत अपघट्य डाला जाता है तो विद्युत अपघट्य जो होता है वो कॉलोइडी कणों के आवेश को नष्ट कर देता है, निरस्त कर देता है, जिससे वो उदासीन होकर के आपस में चिपक जाते हैं और चिपक करके अवक्षेपित हो जाते हैं। तो इस प्रकार कॉलोइडी कणों का निरावेशित होकर अवक्षेपित होने की प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। उसे ही हम स्कंदन कहते हैं। अपन इसको देखते हैं कि मान लीजिए एक पात्र में ये कॉलोइडी विलयन भरा हुआ है, ये कॉलोइडी कण है इस तरह से। ये क्या है बच्चों, कॉलोइडी कण, यानी कॉलोइडी विलयन इसमें भरा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक उचित विद्युत अपघट्य डाल देते हैं। विद्युत अपघट्य जब हम इस पे डालते हैं तो विद्युत अपघट्य के आयन जो होते हैं, इस कॉलोइडी विलयन के जो आयन्स हैं, जो कण हैं, उन कणों को आवेश को निरस्त करते हुए क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। तो जैसे ही उदासीन होंगे ये कॉलोइडी कण जो है पास पास आकर के और गुच्छित रूप में इकट्ठे होकर के और अवक्षेप का रूप ले लेते हैं। यानी अब ये क्या होंगे, अब ये अवक्षेप बन जाएंगे, अवक्षेपित हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण ये नीचे बैठ जाते हैं। तो अवक्षेप बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। देखिए अपन इसकी परिभाषा देखते हैं कि कॉलोइडी कण आवेशित होते हैं और जब इन कणों के आवेश को निरस्त कर दिया जाता है तो ये संगुणित होकर या आपस में चिपक करके इकट्ठे होकर के अवक्षेपित हो जाते हैं, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। उदाहरण अपन देखते हैं, जैसे दूध का फटना, दूध का दही में जमना, रक्त का थक्का जमना और अंडे की एल्बुमिन का जमना। जब अंडे को भी क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो वो भी क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है, यानी उसका भी स्कंदन हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चों कॉलोइडी विलयन को स्कंदित किया जा सकता है, अवक्षेपित किया जा सकता है। तो इसको अवक्षेपित करने की या स्कंदित करने की कई विधियां हैं। अपन उन विधियों को एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं उचित विद्युत अपघट्य मिलाकर। जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा था, उचित विद्युत अपघट्य मिलाकर अपन इस विधि को देखते हैं कि जब आर्सेनियस सल्फाइड जो होता है, इसका जो सॉल्ट होता है, कॉलोइडी विलयन होता है, इसमें जब बेरियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य को डाला जाता है तो बेरियम क्लोराइड का बेरियम आयन जो होता है धन आवेशित होने के कारण, क्योंकि ये जो सॉल है वो ऋण आवेशित होता है, ऋण आवेशित सॉल की सतह पर ये अधिशोषित हो जाता है। अधिशोषित होकर के इसके आवेश को क्या कर देता है, निरस्त कर देता है, निरावेशित कर देता है। जब ये कण उदासीन हो जाते हैं, इन पर कोई आवेश नहीं होता, तो ये आपस में चिपकने लगते हैं और चिपक करके अवक्षेपित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और एक अवक्षेप का निर्माण कर देते हैं, जिसको स्कंदन कहते हैं। तो इस प्रकार से बेरियम इसकी सतह पर अधिशोषित होकर उदासीन कण का निर्माण कर देता है और ये कण आपस में चिपक करके स्कंदन बना देते हैं। विद्युत अपघट्य का वह आयन जो कॉलोइडी कणों के अवक्षेपण में सक्रिय भाग लेता है, इसका ध्यान रखना बच्चों, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विद्युत अपघट्य का वह आयन जो कॉलोइडी कणों के अवक्षेपण में सक्रिय रूप से भाग लेता है, उसे समाक्षेपण आयन कहते हैं। उसे हम समाक्षेपण आयन कहते हैं। अब अपन इसकी पढ़ेंगे दूसरी विधि जो है उबाल करके, यानी किसी अगर कॉलोइडी विलयन को अगर हम उबालते हैं तो वो उबल करके क्या होता है, अवक्षेपित हो जाता है, स्कंदित हो जाता है। ठीक है बच्चों, अपन इसकी अगली विधि पढ़ते हैं, उबाल करके।
अपन बात करते हैं विलयन को उबाल कर। बच्चों, जब कॉलोइडी विलयन को उबाला जाता है तो उसकी जो श्रृंखलाएं होती है, लंबी लंबी जो श्रृंखलाएं होती हैं, वो टूट जाती हैं और टूट करके आपस में इकट्ठी होकर संगुणित होकर अवक्षेपित हो जाती हैं। मान लीजिए ये इनकी कोई श्रृंखलाएं हैं, लंबी लंबी जो श्रृंखलाएं होती हैं, ये श्रृंखलाएं टूट जाती हैं और टूट करके क्या होती हैं, ये इकट्ठी हो जाती है, संगुणित हो जाती हैं और अवक्षेपित हो जाती हैं। इस प्रकार इनका अवक्षेपण हो जाता है। तो जब जटिल कार्बनिक यौगिक से बने कॉलोइडी विलयन को गर्म किया जाता है तो उच्च ताप पर इनकी वृहद श्रृंखलाएं जो होती हैं, ये जो श्रृंखलाएं थी, ये टूट जाती हैं और टूट करके कॉलोइडी कण परस्पर संगुणित होकर के स्कंदित हो जाते हैं। जैसे कि अंडे को उबालने पर उसकी एल्बुमिन का जमना, यानी जब अंडे को उबाला जाता है तो उसकी एल्बुमिन जम करके कठोर हो जाती है, ठोस हो जाती है। फिर इसकी अगली जो विधि है, तीसरी विधि, पारस्परिक स्कंदन द्वारा या दो विपरीत सॉल को मिलाने पर। इसमें क्या होता है, जब दो विपरीत आवेश वाले सॉलों को आपस में मिलाया जाता है, कॉलोइडी विलयन को आपस में मिक्स किया जाता है, तो वो एक दूसरे के आवेश को नष्ट करते हुए उदासीन हो जाते हैं और आपस में चिपक करके स्कंदित हो जाते हैं। देखते हैं अपन इसका उदाहरण कि जब दो विपरीत आवेश के सॉल को लगभग समान अनुपात में मिलाया जाता है तो वो एक दूसरे के आयन को उदासीन कर देते हैं, जिससे दोनों का आवेश नष्ट हो जाता है और वे स्कंदित हो जाते हैं। उदाहरण लेते हैं अपन, यहाँ पर एक फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल है जो कि धन आवेशित होता है और आर्सेनियस सल्फाइड जो कि ऋण आवेशित एक सॉल है। जब इन दोनों सॉलों को आपस में मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो ये विपरीत आवेश के होने के कारण एक दूसरे के आवेश को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं और ये स्कंदित हो जाते हैं। इनका एक गुच्छा सा बन जाता है, स्कंदन हो जाता है, इनका अवक्षेपण होता है। ठीक है बच्चों। फिर अगली विधि देते हैं लगातार अपोहन द्वारा। अपन ने पढ़ा होगा विद्युत अपघट्यों का शुद्धिकरण। शुद्धिकरण का मतलब जब कॉलोइडी कण जो होते हैं उनमें कुछ विद्युत अपघट्य की अशुद्धियां आ जाती हैं तो उसको निकालने के लिए अपन ने क्या किया था, अपन ने उस विद्युत जो भी कॉलोइडी विलयन था उसको एक चर्म पत्र या पार्चमेंट की एक थैले में बांध करके बहते हुए पानी में लटका दिया था। ठीक है बच्चों। तो जब बहता हुआ पानी उसमें से निकलता है तो कॉलोइड के कण जो होते हैं वो तो बड़े होते हैं, उसमें से पार नहीं हो पाते, लेकिन विद्युत अपघट्य के कण छोटे होने के कारण, उनका आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होने के कारण उस झिल्ली में से निकल जाता है और वो शुद्ध हो जाता है। तो अगर इस विधि को हम लगातार करते रहें, बार बार करेंगे, तो क्या होगा, कॉलोइडी कण जो होते हैं वो उदासीन होने लग जाते हैं और उदासीन होते ही वो आपस में संगुणित होकर के अवक्षेपित हो जाते हैं, उनका स्कंदन होने लगता है। तो अपोहन भी ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा करने पर उनका निरावेशन होने के कारण वो उदासीन हो जाते हैं और स्कंदन होने लग जाता है। फिर देखते हैं विद्युत कण संचलन द्वारा। अपन ने इसको भी पढ़ा है कि विद्युत कण संचलन में क्या होता है, जो कॉलोइडी कण होते हैं वो विपरीत आवेश वाला जो इलेक्ट्रोड होता है, मान लीजिए दो इलेक्ट्रोड है, ये प्लस है, ये माइनस इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पर कोई कॉलोइडी विलयन भरा हुआ है। ये कॉलोइडी विलयन जो होता है आवेशित होता है। अगर ये ऋण आवेशित है, इसके कॉलोइडी कण जो हैं ऋण आवेशित हैं, तो ये इस तरफ गति करके, जितने भी ऋण आवेशित कण हैं, ऋण आयन जो हैं, ये एनोड की तरफ गति करके अपने आवेश को यहाँ पर त्याग करके निरावेशित हो जाते हैं और स्कंदित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से विद्युत कण संचलन द्वारा भी कॉलोइडी विलयन को स्कंदित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। तो ये अपन ने यहाँ पर कॉलोइडी विलयन को का स्कंदन क्या होता है, उसको स्कंदित करने की कौन कौन सी विधियां हैं, इनके बारे में पढ़ा है। अब अपन इसका अगला पॉइंट पढ़ते हैं। देखो अपन अब पढ़ेंगे हार्डी-सुलजे नियम। एक रूल है, ये स्कंदन से संबंधित ही है, इसको अपन कहते हैं हार्डी-सुलजे नियम। यह नियम जो है वो कॉलोइडी विलयन के स्कंदन और विद्युत अपघट्य के आयनों के मध्य संबंध को बताता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब किसी कॉलोइडी विलयन को स्कंदित करते हैं विद्युत अपघट्य के द्वारा, यानी विद्युत अपघट्य उसको जब मिलाया जाता है तो क्या होता है, कॉलोइडी जो विलयन होता है उसका स्कंदन होता है। तो कितना विद्युत अपघट्य की आयन जो है वो कॉलोइडी कणों को स्कंदित करेंगे, इसको बताने के लिए वैज्ञानिक थे हार्डी-सुलजे। उन्होंने अपना एक नियम दिया। उन्होंने बताया कि विद्युत अपघट्य के जो आयंस होते हैं
उन पर जो आवेश होता है उस आवेश का मान जितना अधिक होगा वो विद्युत जो कॉलोइडी विलयन है उसको स्कंदित करने की क्षमता उनमें उतनी ही अधिक होगी। यानी जैसे जैसे विद्युत अपघट्य पर आवेशों का मान बढ़ता जाएगा, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, उन पर आवेश का मान जब बढ़ेगा तो वो कॉलोइडी विलयन को स्कंदित करने की क्षमता भी उनकी बढ़ती जाएगी। तो इस संबंध में उन्होंने एक नियम दिया जिसको अपन पढ़ते हैं कि विद्युत अपघट्य आयन की स्कंदन क्षमता, विद्युत अपघट्य के जो आयन होते हैं उसकी स्कंदन क्षमता उसके आवेश के समानुपाती होती है। यानी जितना आवेश अधिक होगा स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। अर्थात किसी विद्युत अपघट्य के स्कंदक आयन यानी जो आयन स्कंदित करने की क्रिया करता है की संयोजकता यानी आवेश जितना अधिक होगा उसकी विपरीत आवेशित कॉलोइडी का स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। यानी कहने का मतलब वही हो गया बच्चों कि आयन पर जितना आवेश अधिक होगा, चाहे वो धन में हो चाहे ऋण में हो, यानी पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जैसे जैसे आयनों पर आवेश का मान बढ़ता जाएगा कॉलोइड को स्कंदित करने की क्षमता उसकी बढ़ती जाएगी। देखते हैं अपन कि जैसे धन आयन है, इस धन आयन द्वारा स्कंदन करने का अपन क्रम देखते हैं। सोडियम आयन है, इस पर 1 आवेश है, मैग्नीशियम आयन पर 2 आवेश है, एल्यूमिनियम पर 3 और सिलिकॉन पर 4 आवेश है। तो हम यहाँ देखते हैं कि धन आवेश का मान बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे धन आवेश के मान में वृद्धि होती जाएगी उसकी स्कंदन करने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी। कहने का अर्थ ये हुआ कि सिलिकॉन जो है किसी विद्युत अपघट्य में वो किसी भी कॉलोइडी विलयन को सबसे अधिक स्कंदित करेगा। ऐसे ही अपन देखते हैं अगर कोई ऋण आयन है उसका उपयोग करते हैं हम किसी धन आवेशित कॉलोइडी विलयन को उदासीन करने के लिए, तो उसमें भी क्या होगा, जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ता जाएगा उसके स्कंदन करने की क्षमता जो है वो बढ़ती जाएगी। जैसे कॉलोइड पर 1, सल्फेट पर 2, फॉस्फेट पर 3 और जो ये एक संकुल आयन है हेक्सासाइनोफेरिक आयन जो है इस पर 4 आवेश है। तो आवेश सबसे अधिक इस पर होने के कारण ये सबसे अधिक स्कंदित करेगा। अब अपन एक नई टर्म देखते हैं, स्कंदन मान या ऊर्णन मान क्या होता है। किसी विद्युत अपघट्य के मिलीमोल प्रति लीटर में वह न्यूनतम मात्रा जो किसी कॉलोइडी विलयन को स्कंदित कर देती है, यानी किसका मान है, विद्युत अपघट्य का। विद्युत अपघट्य का मिलीमोल प्रति लीटर में वह मात्रा जो किसी कॉलोइडी विलयन को स्कंदित कर देती है उसका स्कंदन मान कहलाता है। यहाँ पर स्कंदन मान और स्कंदन क्षमता दो अलग अलग शब्द हैं बच्चों, ध्यान रखना। स्कंदन मान जितना अधिक होगा उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही कम होगी, और जिसकी स्कंदन क्षमता ज्यादा होगी उसका स्कंदन मान कम होगा। और स्कंदन क्षमता जो है वो डिपेंड करती है उस पर आवेश पर, यानी आयनों पर कितना आवेश है वो उसकी स्कंदन क्षमता को बताता है, और मान इसका बिल्कुल विपरीत होता है। अपन यहाँ देखते हैं सूत्र के रूप में कि ऊर्णन मान जो व्युत्क्रमानुपाती होता है स्कंदन क्षमता के, जिसकी स्कंदन क्षमता कम है उसका ऊर्णन मान अधिक होगा, या स्कंदक आयन की संयोजकता जितनी कम होगी ऊर्णन मान उतना ही अधिक होगा। अपन एक उदाहरण देखते हैं, ऊर्णन मान का घटता क्रम, यानी ऊर्णन मान किस आयन का सबसे अधिक होगा, विद्युत अपघट्य का जो आयन है सोडियम पर, क्योंकि सबसे कम आवेश होता है इसका मतलब इसका ऊर्णन मान सबसे अधिक होगा। सोडियम सबसे अधिक, मैग्नीशियम उससे कम, एल्यूमिनियम और कम, सिलिकॉन सबसे कम। तो यहाँ पर जितने आयन दिखाए गए उसमें सिलिकॉन का ऊर्णन मान सबसे कम होता है। तो इस प्रकार ऊर्णन मान जो होता है स्कंदन क्षमता का विपरीत होता है, जिसकी स्कंदन क्षमता अधिक होगी उसके ऊर्णन मान कम होगा। तो इस प्रकार बच्चों स्कंदन से संबंधित जो ये बातें हैं वो अपन ने पढ़ी। अब अपन पढ़ेंगे कॉलोइडी विलयन का रक्षण किस प्रकार से होता है। कॉलोइडी विलयन का रक्षण यानी प्रोटेक्शन ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन। बच्चों होता क्या है, द्रव विरोधी कॉलोइड जो होते हैं उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य अत्यधिक प्रतिकर्षण होने के कारण वे अस्थायी होते हैं, यानी अस्थायी होने के कारण वो आसानी से क्या होता है स्कंदित हो सकते हैं। जबकि द्रव स्नेही कॉलोइड जो होते हैं उसमें परिक्षेपण प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही जो होती है स्थायी होने के कारण ये अत्यधिक स्टेबल होता है। तो द्रव विरोधी कॉलोइड को स्कंदित होने से रोकने के लिए क्या करते हैं अपन, उसमें कुछ मात्रा में द्रव स्नेही कॉलोइड्स मिला देते हैं। तो द्रव स्नेही कॉलोइड द्वारा किसी द्रव विरोधी कॉलोइड का
स्कंदन होने से रोकने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही क्या कहते हैं, रक्षण कहते हैं या प्रोटेक्शन कहते हैं। और जो द्रव स्नेही कॉलोइड हम काम में लेते हैं इस प्रक्रिया के लिए उसे हम रक्षी कॉलोइड्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसकी अपन परिभाषा देखते हैं कि किसी द्रव स्नेही कॉलोइड विलयन द्वारा किसी द्रव विरोधी कॉलोइड विलयन को स्कंदित होने से रोकने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम क्या कहते हैं, रक्षण कह देते हैं। यानी उसको स्कंदित होने से रोकना है हमें, किसके द्वारा, द्रव स्नेही कॉलोइड द्वारा। किसके स्कंदन को रोकना है, द्रव विरोधी कॉलोइड को। द्रव विरोधी जो कॉलोइड्स होते हैं आसानी से स्कंदित हो जाते हैं, तो वो स्कंदित ना हो इसके लिए क्या करें, उसमें द्रव स्नेही कॉलोइड्स को डाल दिया जाता है। वो उसके चारों ओर एक उसको घेर करके रक्षी परत का निर्माण कर देती है, उसको कवर कर लेती है, उसका प्रोटेक्शन कर लेती है। देखते हैं अपन एक उदाहरण कि यहाँ पर एक द्रव विरोधी कॉलोइड कण है। द्रव विरोधी जो कॉलोइड कण है इसकी क्रिया जब द्रव स्नेही कॉलोइड से कराई जाती है तो ये क्या करता है, इसके चारों ओर इकट्ठा होकर के अधिशोषित होकर के एक रक्षी परत का निर्माण कर देता है। इस प्रकार से इसमें एक कवर प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है, रक्षी परत बन जाती है। रक्षी परत बनने के कारण जब इसमें विद्युत अपघट्य डाला जाता है तो इसमें कोई स्कंदन नहीं होता, विद्युत अपघट्य जो होता है इस तक नहीं पहुंच पाता और वो स्कंदित नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जो द्रव स्नेही कॉलोइड है जो इसकी सुरक्षा करती है, इसका रक्षण करती है, उन्हें रक्षी कॉलोइड्स कहा जाता है। अपन उदाहरण देखते हैं कुछ रक्षी कॉलोइड्स के। पहला एग्जांपल है कि जब आइसक्रीम में दूध, चीनी और बर्फ के स्कंदन को रोकने के लिए उसमें थोड़ी सी मात्रा में जिलेटिन को मिला दिया जाता है। जिलेटिन जो होता है यहाँ पर एक रक्षी कॉलोइड का कार्य करता है। इसी प्रकार से काली शाही जो होती है उसमें उपस्थित कार्बन के कणों को स्कंदित होने से रोकने के लिए उसमें बबूल का गोंद रक्षी कॉलोइड के रूप में मिलाया जाता है। यानी इसमें बबूल का गोंद मिलाते हैं जिससे कार्बन के कण जो होते हैं स्कंदित नहीं होते और शाही खराब नहीं होती। इसी तरह से तीसरा जो है स्वर्ण सॉल्ट जो होता है, गोल्ड सॉल्ट, वो NaCl द्वारा स्कंदित हो जाता है। तो गोल्ड सॉल्ट का NaCl द्वारा स्कंदन होने से रोकने के लिए भी उसमें क्या करते हैं, जिलेटिन मिला दिया जाता है। जिलेटिन भी एक रक्षी कॉलोइड की तरह कार्य करता है। ठीक है बच्चों, अब अपन देखते हैं गोल्ड संख्या क्या होती है, यानी स्वर्ण संख्याएं क्या होती है। स्वर्ण संख्या यानी गोल्ड संख्या किसी कॉलोइडी विलयन की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 मिलीलीटर स्वर्ण सॉल को 1 मिलीलीटर 10% NaCl विलयन द्वारा स्कंदन होने से रोकती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी कॉलोइडी विलयन की मिलीग्राम में मात्रा होनी चाहिए, कॉलोइडी विलयन की, जो क्या करती हो, 10 मिलीलीटर स्वर्ण सॉल को 1 मिलीलीटर NaCl द्वारा स्कंदन होने से रोकती हो। और वो 1 मिलीलीटर जो NaCl है वो भी कितना हो, 10% में बना हुआ विलयन हो। उसके स्कंदन को रोकने के लिए जितने मिलीग्राम कॉलोइड्स की मात्रा की आवश्यकता होती है वह उसकी स्वर्ण संख्या कहलाती है। स्वर्ण संख्या जो होती है वो रक्षण क्षमता के बिल्कुल विपरीत होती है। यानी जिस कॉलोइड की रक्षण क्षमता कम होगी उसकी स्वर्ण संख्या उतनी ही अधिक होगी। कहने का अर्थ हुआ कि जिसकी स्वर्ण संख्या का मान अधिक है उसकी रक्षण क्षमता उतनी ही कम होगी, वो रक्षण नहीं कर पाएगा। अपन एक उदाहरण देखते हैं कुछ कॉलोइड्स का और उनके स्वर्ण संख्या के मान का, कि स्वर्ण संख्या के मान किस प्रकार से हैं। जैसे बात करते हैं अपन जिलेटिन की। जिलेटिन जो होता है इसके लिए स्वर्ण संख्या का मान 0.005 से 0.31 के बीच होता है, यानी बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इसलिए ये बेस्ट रक्षी कॉलोइड माना जाता है, क्योंकि जितना इसमें स्वर्ण संख्या का मान कम होगा रक्षण क्षमता उतनी ही अधिक होगी। हीमोग्लोबिन जो होता है इसके लिए 0.03 मान होता है स्वर्ण संख्या का। एल्बुमिन जो होता है इसकी स्वर्ण संख्या का मान 0.1 होता है। अरेबिक गोंद की स्वर्ण संख्या का मान 0.15 से 0.25 के बीच होता है। और डेक्स्ट्रीन जो होता है इसके लिए स्वर्ण संख्या का मान 6 से 20 के मध्य यानी अधिक होता है। और आलू का जो स्टार्च होता है उसके लिए तो 20 से 25 के बीच यानी बहुत अधिक होता है, यानी इसके रक्षण क्षमता बहुत कम होती है। हम यहाँ पर इनका एक क्रम भी देखते हैं
जिलेटिन जो होता है उसकी रक्षण क्षमता का कम, रक्षण क्षमता सबसे अधिक होती है, इसकी मैक्सिमम होती है सबसे अधिक, हीमोग्लोबिन की उससे कम, एल्बुमिन की और कम, अरेबिक गॉम की उससे भी कम, डेक्स्ट्रिन की और कम, और स्टार्च की सबसे कम, जो कि आलू में पाया जाता है। तो इस प्रकार से रक्षण क्षमता का क्रम हम यहाँ देख लेते हैं, यानी जिसकी स्वर्ण संख्या का मान अधिक होगा उसकी रक्षण क्षमता का मान उतना ही कम होगा। तो बच्चों इस प्रकार से इस वीडियो में आज अपन ने इन सारी बातों को पढ़ा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसका जो अगला पार्ट है वो अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो आप देखना ना भूलें। धन्यवाद।